Best attitude towards accounting with Pioneer. नमस्कार, आनंद मंगल। अपनी बात चल रही थी अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट में अकाउंटिंग इक्वेशन, बराबर है। अकाउंटिंग इक्वेशन में अपन ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी एक्रूअल कंसेप्ट है। एक्रूअल कंसेप्ट हमको ये परमिट करता है कि इनकम को इनकम कब कंसिडर करेंगे और एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस के बारे में अपन ने फुल डिटेल में चर्चा करी थी कि एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस उस दिन मानते हैं जिस दिन वो ड्यू होगा। ड्यू होगा मतलब कैपिटल में से माइनस, सैलरी पेड, ड्यू हो गई, पेड कर दी, तो कैपिटल माइनस कैश माइनस। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी ड्यू हो गई लेकिन पेड नहीं करी, तो कैपिटल माइनस, और लाइटिंग में आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से असेट साइड कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट, प्रीपेड सैलरी, सैलरी ड्यू नहीं हुई है, ड्यू नहीं हुई है, उसके पहले पेमेंट कर दिया एम्प्लॉय को, तो ड्यू नहीं हुई है तो कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन पेमेंट किया है तो कैश में से माइनस, और बैलेंस शीट में असेट साइड में प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस में प्लस, दोनों इफेक्ट असेट साइड। यहां तक अपनी बात हो चुकी थी, ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। इनकम को इनकम किस दिन मानेंगे? जिस दिन वो एक्रूड हो जाए। हमने हमारा कमिटमेंट, हमारी ड्यूटी पूरी कर दी है, मतलब हमारी इनकम हो गई, अमाउंट कभी भी रिसीव हो। फर्स्ट पॉइंट, रिसीव्ड रेंट, इसका मतलब हमारा प्रीमाइसेस हमने किसी को रेंट पे दिया था, आज उसका मंथ कंप्लीट हो गया है, आज उसका मंथ कंप्लीट हो गया मतलब हमने रेंट एक्रूड किया है, कमा लिया है, और किराएदार से आज अमाउंट रिसीव्ड भी हो गया, एक्रूड भी हो गया और रिसीव्ड भी हो गया, कमा भी लिया और आ भी गया। तो एक्रूड हो गया है तो कैपिटल में प्लस, और रिसीव्ड भी हो गया तो कैश प्लस। कोई भी इनकम एक्रूड हो गई और रिसीव्ड हो गई है तो एक्रूड हो गई इसलिए कैपिटल प्लस, और रिसीव्ड हो गई इसलिए कैश प्लस, तो कैपिटल प्लस कैश प्लस। नंबर 2, एक्रूड रेंट, आज एक महीना कंप्लीट हो गया है, आज हमने इनकम एक्रूड कर ली है मतलब कमा ली है, अर्न, लेकिन अभी पार्टी से अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। रिसीव हो जाता तो वहां लिखा रेंट रिसीव, यहां रेंट रिसीव नहीं लिखा, क्या लिखा है? एक्रूड रेंट, मतलब अर्न बट नॉट रिसीव, अर्न बट नॉट रिसीव, कमा तो लिया है लेकिन अभी पैसे आए नहीं है। तो कमा लिया है, एक्रूड हो गया है मतलब कैपिटल प्लस, एक्रूड हो गई इनकम मतलब कैपिटल प्लस। अब वो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो रिसीव नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, 2 दिन बाद आएगा अमाउंट, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जिस पार्टी से हमको पैसे लेना है उस पार्टी का नाम लिख सकते हैं, या फिर अलग से टाइटल, अलग से अकाउंट ओपन कर सकते हैं एक्रूड रेंट, एक्रूड इनकम के नाम से। तो कोई भी इनकम एक्रूड हो गई है, अर्न हो गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो एक्रूड हो गई तो कैपिटल प्लस, लायबिलिटी साइड में, और असेट्स में वो पैसा लेना बाकी है पार्टी से, तो एक्रूड इनकम या उस पार्टी के नाम से अकाउंट ओपन कर दो। क्लियर? नंबर 3, अनएक्रूड रेंट, मतलब हमने प्रीमाइसेस रेंट पे दिया आज ही है, और आज ही हमने किराएदार से कुछ रेंट एडवांस में ले लिया, तो ये अभी हमारी इनकम हुई नहीं है, इनकम एक्रूड नहीं हुई लेकिन अमाउंट रिसीव्ड हो गया, तो अनएक्रूड रेंट, अनएक्रूड इनकम मतलब रिसीव्ड बट नॉट अर्न, पैसे तो आ गए, अमाउंट तो रिसीव्ड हो गया लेकिन अभी हमने अर्न नहीं करा है, कमाया नहीं है, एक्रूड नहीं हुआ। तो एक्रूड नहीं हुआ है लेकिन रिसीव्ड हो गया, तो रिसीव्ड हो गया तो कैश प्लस, और वो जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उसके अगेंस्ट में हमको हमारे कमिटमेंट फुलफिल करना बाकी है, और यदि हमने हमारे वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं करे तो वो हमको अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा। मतलब हमारे माथे हेडअप हो गई है कि यार सामने वाले को या तो बेनिफिट देना है और नहीं तो उसका अमाउंट उसको रिफंड करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी साइड में अनएक्रूड इनकम के नाम से एक हेडिंग आ जाएगी, एक अकाउंट आ जाएगा। कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैपिटल पे इनकम जब ही ऐड होगी जब वो एक्रूड हो गई होगी। तो यहाँ इनकम एक्रूड नहीं हुई है लेकिन रिसीव्ड हो गई, कमाया नहीं लेकिन पैसा आ गया, तो पैसा आ गया है
कैश रिसीव्ड हो गया है, अमाउंट रिसीव्ड हो गया है, तो कैश प्लस, और लाइबिलिटीज में कैपिटल पे इफेक्ट नहीं आएगा, अदर लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में अनएक्रूड इनकम के नाम से, अनएक्रूड रेंट के नाम से टाइटल आ जाए। बात क्लियर हो गई? तो तीनों पॉइंट अपन एक साथ वापस से देखते हैं। इनकम एक्रूड भी हो गई और रिसीव्ड भी हो गई, एक्रूड भी हो गई, रिसीव्ड भी हो गई, तो कैश प्लस कैपिटल प्लस। एक्रूड हो गई लेकिन रिसीव्ड नहीं हुई है, तो एक्रूड हो गई तो कैपिटल प्लस, और रिसीव्ड नहीं हुई तो हो जाएगी, पैसे आ जाएंगे, कहां जा रहा है, तो असेट्स में एक्रूड इनकम के नाम से प्लस। और एक्रूड हुई नहीं उसके पहले ही अमाउंट रिसीव्ड हो गया, जिसको अपन बोलेंगे अनएक्रूड इनकम, रिसीव्ड बट नॉट अर्न। तो रिसीव्ड हो गया तो कैश प्लस, लेकिन कैपिटल में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये इनकम अभी एक्रूड नहीं हुई है। लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई है कि जिस पर्पस से हमने पार्टी से अमाउंट रिसीव करा है वो पर्पस हमको, वो कमिटमेंट हमको फुलफिल करना पड़ेगा, और नहीं तो हमको उसका अमाउंट उसको रिफंड करना पड़ेगा। ये हमारे लिए एक लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई है, बराबर है। तो दुनिया की कोई सी भी इनकम हो, ये तीन सिचुएशन आपके सामने बनेगी, एक्रूड हो गई, रिसीव्ड हो गई, कैश प्लस कैपिटल प्लस। एक्रूड हो गई, रिसीव्ड नहीं हुई है, तो लाइबिलिटीज में कैपिटल प्लस, असेट्स में एक्रूड इनकम, और अनएक्रूड इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, तो असेट्स में कैश प्लस, लाइबिलिटीज में अनएक्रूड इनकम के नाम से प्लस हो जाएगा। इज इट क्लियर? रिसीव्ड इंटरेस्ट कमा भी लिया, आ भी गया, बहुत बढ़िया बात है, कैपिटल प्लस कैश प्लस। रिसीव्ड कमीशन, अर्न भी हो गया, रिसीव्ड भी हो गया, एक्रूड भी हो गया, रिसीव्ड भी हो गया, कैपिटल प्लस कैश प्लस। रिसीव्ड ब्रोकरेज, हमने किसी का कोई काम करवाया, उसमें हमारी ब्रोकरेज दलाली बनी है, तो वो हमने कमा भी ली और रिसीव्ड भी हो गई है, कैपिटल प्लस कैश प्लस। असेट्स और लाइबिलिटी दोनों 7000 से प्लस हो गई। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट मतलब कमा तो लिया है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, तो कमा लिया है तो कैपिटल में प्लस, और ये अमाउंट रिसीव भी हुआ है, रिसीव वाले पार्टी से आना बाकी है, तो असेट्स में एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इनकम। नेट चेंज दोनों साइड, एसेट्स और लायबिलिटीज में 7000 प्लस। एक्रूड कमीशन, कमा लिया है लेकिन पैसे नहीं आए, तो कमा लिया है तो कैपिटल प्लस, और नहीं आया तो आ जाएंगे एसेट्स में प्लस। नेट चेंज दोनों साइड 5000 प्लस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ आर इंक्रीज बाय 5000। अनएक्रूड कमीशन, अनएक्रूड कमीशन रिसीव्ड बट नॉट अर्न, रिसीव्ड बट नॉट अर्न, तो अर्न नहीं हुआ तो कैपिटल में कुछ भी नहीं होगा। अब चूंकि रिसीव्ड हो गया है तो कैश प्लस, एसेट्स में कैश प्लस, और लायबिलिटीज क्रिएट हो गई कि जिस पार्टी से हमने ये अमाउंट रिसीव करा है उसका काम अभी हमको करके देना बाकी है, एक हेडअप हो गई, तो ये एक तरह से लायबिलिटीज क्रिएट हो गई। अदरवाइज उसको उसका अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा, या तो काम करना पड़ेगा या अमाउंट देना पड़ेगा, कुल मिला के लायबिलिटीज, फ्यूचर ऑब्लिगेशन। अनएक्रूड रेंट, रिसीव्ड बट नॉट अर्न, तो रिसीव्ड तो कैश प्लस, और लायबिलिटी में अनएक्रूड रेंट के नाम से आ जाएगा, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगली स्टेप पे आते हैं अपन, गुड्स परचेज। तो हमने गुड्स परचेज करा है, कुछ नहीं कहा है तो डेफिनेटली कैश परचेज करा होगा, तो हमने गुड्स परचेज करा है तो हमारे यहाँ पे गुड्स आएगा और कैश जाएगा, तो असेट्स में कैश माइनस और असेट्स में स्टॉक प्लस, दोनों इफेक्ट असेट साइड हुए हैं, एक असेट्स प्लस एक असेट माइनस। लायबिलिटीज में नो चेंज, और लायबिलिटीज में जब भी एक साइड नो चेंज होता है तो टोटल असेट्स और लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आता है, टोटल असेट्स और लायबिलिटीज सेम रहेगी जो इसके पहले वाले स्टेप में थी। क्लियर? तो यदि दोनों इफेक्ट एक साइड आते हैं तो फिर टोटल चेंजेस जो है वो नेट चेंज, नो चेंज आए। गुड्स परचेज फ्रॉम ओन, तो कभी भी किसी डील के अंतर्गत परचेज सेल्स में यदि पार्टी का नाम गिवन है, मतलब हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि वो डील क्रेडिट बेसिस पे हुई है, तो हमने यहाँ गुड्स परचेज तो करा लेकिन हमने पार्टी को पेमेंट नहीं करा, तो आपको माल किसने दे दिया? मोहन ने। तो गुड्स परचेज करा है तो असेट्स में स्टॉक प्लस,
और अमाउंट पे नहीं कराया तो इन फ्यूचर में मोहन को अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो मोहन यहाँ पे हमारा क्रेडिटर्स हो गया। तो असेट्स में स्टॉक प्लस, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स प्लस। नेट चेंज, assets and liabilities both are increased by 3000. Goods purchased from Ram 500, Gopal 400, Shyam 300 and Dinesh 200 respectively. आज हमने चार पार्टी से राम, गोपाल, श्याम और दिनेश से गुड्स परचेज करा है। तीनों चारों पार्टी के नाम दिए हैं, मतलब ये क्रेडिट परचेज हुई है। तो ओवरऑल आज की परचेज कितनी है, तो 500 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 200, ये हो गया 1400। तो 1400 का गुड्स हमारे पास आया है। तो असेट्स में स्टॉक प्लस, और चूंकि अभी किसी भी पार्टी को हमने कोई पेमेंट नहीं किया है, क्रेडिट परचेज है, तो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स प्लस। चारों को एक साथ भी हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि सेम डे सेम नेचर का ट्रांजैक्शन है। तो कुल मिला के गुड्स रिसीव हुआ है 1400 का, और अभी पार्टी को 1400 पेमेंट करना बाकी है। जिन लोगों को पेमेंट करना बाकी है वो हमारे क्रेडिटर्स, ठीक है। असेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ आर इंक्रीज बाय 1400। नेक्स्ट पॉइंट, जिस पार्टी से हमने गुड्स परचेज करा था वो मटेरियल उस पार्टी को हमने रिटर्न कर दिया। गुड्स रिटर्न, परचेज रिटर्न टू मोहन। तो मोहन का मटेरियल हमने उसको वापस पहुंचा दिया। तो स्टॉक में से -500, और चूंकि वो मटेरियल हमने उसको पेमेंट कर दिया है, तो अब लायबिलिटी में क्रेडिटर्स में से माइनस हो जाएंगे कि भैया उसको 500 हमको कम पेमेंट करना पड़ेगा, उसका मटेरियल हमने उसको रिटर्न कर दिया। तो असेट्स में से स्टॉक माइनस, लायबिलिटीज में से क्रेडिटर्स माइनस। असेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ आर डिक्रीज बाय 500। गुड्स सोल्ड 7000, हमने 7000 में मटेरियल सेल करा है। तो कुछ नहीं कहा है, तो 7000 का मटेरियल 7000 में सेल करा हुआ, ऐसा एजम्पशन लेके हम चलेंगे, ऐसा हम मान लेंगे। तो हमने 7000 में मटेरियल परचेज करा, सॉरी सेल करा है। हमने 7000 में मटेरियल सेल करा है, तो स्टॉक में से 7000 माइनस, और कैश सेल्स हो गई, डेफिनेटली नाम नहीं दिया है तो कैश में 7000 प्लस। तो एक असेट्स प्लस एक असेट्स माइनस, लायबिलिटी साइड में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो दोनों इफेक्ट एक साइड है। तो टोटल नेट चेंज इन टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज नील, कोई चेंज नहीं आया। सेम पॉइंट देखना, गुड्स सोल्ड 9000, कास्टिंग ऑफ दीज गुड्स 6000। आज हमने एक कस्टमर को 6000 की कास्टिंग का मटेरियल 9000 में सेल किया है। तो बहुत बढ़िया, मजा आ गया। 6000 का मटेरियल 9000 में सेल हो गया, मतलब हमको प्रॉफिट हुआ है 3000 का। तो अब यहाँ 3 लेजर पे 3 अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले आपके यहाँ से जो मटेरियल गया, ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के, कितने का था, 6000 का। तो स्टॉक में से 6000 माइनस, जबकि कस्टमर से अमाउंट रिसीव कितना हुआ, हमने उसको सेल करा कितनी प्राइस पे, 9000 में। तो कैश रिसीव होगा 9000, स्टॉक में से -6000, कैश में प्लस 9000। तो इस डील में हमको 3000 का प्रॉफिट हुआ है। तो जब भी कोई प्रॉफिट इनकम होगी तो कैपिटल प्लस, और लॉस और एक्सपेंसेस होंगे तो कैपिटल में से माइनस। तो स्टॉक में से 6 माइनस, कैश में 9 प्लस, और जो प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल में, इक्विटी में 3000 प्लस। नेट चेंज, तो नेट चेंज 3000 का है, लायबिलिटी साइड में 3000 प्लस हुए, और असेट साइड में दो आइटम का नेट चेंज जो है वो 3000 ही है। एक असेट 9000 से प्लस हुई है, तो एक असेट 6000 से माइनस भी हुई है, तो +9 - 6 मतलब +3। नेट चेंज बोथ साइड असेट्स और लायबिलिटी में 3000 का है। गुड्स सोल्ड टू राम 9000। अब यहाँ पे चूंकि नाम दिया है मतलब ये मटेरियल हमने मिस्टर राम को क्रेडिट में सेल किया है। तो गुड्स सोल्ड टू राम 9000, कास्टिंग ऑफ दीज गुड्स 6000 की कास्टिंग का मटेरियल हमने मिस्टर राम को क्रेडिट में 9000 में सेल किया है, मतलब हमको इस डील में 3000 का प्रॉफिट हुआ। तो अब ईमानदारी से आपके यहाँ से मटेरियल कितने का गया, तो 6000 का। स्टॉक में से 6000 माइनस, लेकिन पार्टी से अमाउंट रिसीव भी हुआ है, इसलिए केस पे कुछ भी नहीं आएगा। तो उस पार्टी से भी हमको पैसे लेना है। जिन पार्टी से हमको पेमेंट लेना रहता है उनको हम बोलते हैं डेटर्स। तो स्टॉक में से 6 माइनस, डेटर्स में 9 प्लस,
और इस डील में हमको प्रॉफिट हुआ 3000 का, तो कैपिटल में इक्विटी में 3000 प्लस, नेट चेंज 3000 प्लस 9 माइनस 6, क्लियर। गुड्स रिटर्न बाय राम 600, कास्टिंग ऑफ दीज गुड्स 500। हमने जो मिस्टर राम को मटेरियल सेल करा था उसमें से मिस्टर राम ने 600 का मटेरियल हमें रिटर्न कर दिया है, जबकि हमको मालूम है कि वो जो मटेरियल उसने रिटर्न करा है उसकी एक्चुअल कॉस्ट तो 500 है, क्योंकि जब हमने उसको सेल करा था तो प्रॉफिट 8 करके सेल करा था और वही मटेरियल कस्टमर से रिटर्न आ गया, तो 600 का मटेरियल रिटर्न आया जबकि उसकी एक्चुअल कॉस्ट 500 है। तो सबसे पहले मटेरियल कस्टमर से आया कितने का 600 का, तो डेटा में से 600 माइनस होंगे, जबकि हमको मालूम है कि उस मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी 500, तो स्टॉक में 500 ही प्लस होंगे, ठीक है। तो वो मटेरियल अब रिटर्न आ गया है, तो एक्चुअल में वो 100 रुपीज जो डिफरेंस वाला प्राइस है वो हमारा प्रॉफिट था। अब वो मटेरियल रिटर्न आ गया है तो हम प्रॉफिट को कैंसिल करेंगे, मतलब इक्विटी में से माइनस कर देंगे, क्योंकि जब प्रॉफिट हुआ था तो हमने इक्विटी में प्लस करा था, अब वो मटेरियल रिटर्न आ गया है तो इक्विटी में से वापस माइनस कर देंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो कस्टमर के अकाउंट में से डेटर्स में से 600 माइनस हुए, एक्चुअल में स्टॉक में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ऐड करेंगे 500, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट, तो वो इक्विटी में से माइनस कर देंगे, वो प्रॉफिट कैंसिल 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 कैंसिल, बराबर है। नेट चेंज, तो नेट चेंज 100 रुपीस का है, लाइटली साइड में -100 और असेट्स में भी +500 -600 मतलब -100। नेट चेंज इन टोटल असेट्स एंड लाइटेज 100 माइनस डिक्रीज बाय 100 रुपीस। एक्वायर्ड अ फर्नीचर, हमने एक फर्नीचर परचेज करा, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे फर्नीचर नाम की एक असेट है, और चूंकि कुछ नहीं कहा तो केस परचेज ही होगी, तो हमारे यहाँ से केस गया, तो एक असेट्स फर्नीचर प्लस और एक असेट्स केस माइनस, दोनों इफेक्ट असेट साइड है। फर्नीचर में 5000 प्लस, केस में से 5000 माइनस, लाइटिंग साइड में कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों इफेक्ट एक साइड है, दोनों इफेक्ट एक साइड है, मतलब नेट चेंज नील, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन टोटल असेट्स एंड लाइबिलिटीज। इंटरनली चेंज आया है 1 प्लस 1 माइनस, तो टोटल में कोई चेंज नहीं आएगा, जो टोटल इसके पहले थी वही अभी भी रहेगी, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। एक्वायर्ड फर्नीचर फ्रॉम गोपाल 5000, तो हम यहां नाम दिया, इसका मतलब ये फर्नीचर मिस्टर गोपाल से हमने क्रेडिट में परचेज करा है, तो चूंकि फर्नीचर तो परचेज करा है तो असेट्स में फर्नीचर प्लस, और ये अमाउंट फर्नीचर का अभी पेमेंट करना बाकी है, तो लाइटिंग में क्रेडिटर्स प्लस। बोथ असेट्स एंड लाइटिंग इंक्रीज बाय 5000। परचेज अ बिल्डिंग कास्टिंग ₹15,000, पेड ₹5,000 इन केस बैलेंस थ्रूआउट लोन, तो हमने किसी से बिल्डिंग परचेज करी है 15,000 की, और इमीडिएटली अभी हमने 5,000 का पेमेंट करा है, बाकी का पेमेंट हम उनको बाद में देंगे। अब बाद में कब देंगे, कैसे देंगे, वो सब बात की बात है। तो आपके पास असेट्स परचेज हुई कितने की, बिल्डिंग परचेज हुई, तो असेट्स में बिल्डिंग पर में प्लस 15,000, एक्चुअल में पेमेंट अभी इमीडिएटली कितने का हुआ 5,000 का, तो केस में से 5,000 माइनस, तो 15 की बिल्डिंग की है, पेमेंट 5,000 का ही करा है, इसका मतलब 10,000 का अमाउंट अभी भी पेबल है, देना बाकी है, तो लाइटलीज में क्रेडिटर्स या लोन के नाम से 10,000 प्लस। तीन आइटम पे इफेक्ट पड़ा है, असेट्स प्लस हुई 15 की, असेट्स में केस में से माइनस हुआ 5,000, 10,000 अभी इसका पेमेंट करना बाकी है, लाइटली साइड लोन या क्रेडिटर्स। नेट चेंज, तो नेट चेंज जो है यहाँ पे 10,000 का, लाइटिंग में 10 प्लस हुए और असेट्स में भी 10 प्लस हुए, एक आइटम 15 प्लस है तो एक आइटम में से 5 माइनस भी है। नेट चेंज इन टोटल असेट्स एंड लाइटिंग 10,000 इंक्रीज। अब मशीनरी परचेज फ्रॉम गोपाल 10,000 एंड कैरीज पेड बाय हिम ऑन आवर बिहाफ, तो हम बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस करते हैं नेचर वाइज अकाउंटिंग में उनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर।
रिवेन्यू नेचर के जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम होती है वो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं और ईयर एंडिंग में, साल के एंड में ट्रेडिंग और P&L में जाते हैं। उससे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस डिसाइड होता है कि इस अकाउंटिंग ईयर में कितना प्रॉफिट नेट हुआ है या कितना लॉस हुआ। और दूसरा होता है कैपिटल नेचर। तो कोई भी प्रॉपर्टी हम फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी असेट्स नॉट गुड्स, कोई भी प्रॉपर्टी हम फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को परचेज करके उसको अपने प्रीमाइसेस तक लाने, उसको यूजेबल बनाने, रेडी फॉर यूज करने में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर के नहीं है, वो कैपिटल नेचर के हैं। कोई भी प्रॉपर्टी हम फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं तो उसको परचेज करने से लेके उसको यूजेबल बनाने तक फर्स्ट टाइम जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो कैपिटल एक्सपेंसेस है। असेट्स की कास्ट में ऐड होंगे, असेट्स अकाउंट में ही डेबिट होंगे। अकाउंटिंग जब करेंगे अपन तो असेट्स की कास्ट में ऐड होंगे, असेट्स अकाउंट में डेबिट होंगे। तो मैंने एक प्रॉपर्टी, एक मशीन परचेज करी है मिस्टर गोपाल से, मतलब क्रेडिट परचेज करी है, और उस मशीन को यहां तक लाने में कैरिज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगा 1000, मतलब वो मशीन मेरे प्रीमाइसेस तक आते आते कितने की बढ़ गई। तो वो 1000 जो एक्सपेंसेस है वो कैपिटल नेचर का है, वो असेट्स की कास्ट में, मशीन की कास्ट में ऐड हो जाएगा। तो वो मशीन पड़ गई हमको 11000 की। तो असेट्स में मशीन में प्लस होंगे 11000। अब ये मशीन हमने किससे परचेज करी थी? मिस्टर गोपाल से। तो गोपाल को 10000 देना है एंड कैरिज पेड बाय हिम ऑन आवर बिहाफ, हमारे कहने पे ट्रांसपोर्ट वाले को 1000 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कैरिज अभी गोपाल ने हमारे बिहाफ पे पेड कर दिया है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी अभी गोपाल को पे करना बाकी है। इसका मतलब मशीन की कास्ट 10000, एक्सपेंसेस 1000, मशीन की टोटल कास्ट हो गई 11000। तो असेट्स में 11 प्लस, और वो पूरा 11000 10000 मशीन का और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का जो कि गोपाल ने हमारे बिहाफ पे पेड किया था वो अभी उसको देना बाकी है। तो बोथ आर इंक्रीज बाय 11000, बराबर है। कोई भी प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम जब हम परचेज करेंगे, प्रॉपर्टी असेट्स, तो उस असेट्स को परचेज करने से लेके फर्स्ट टाइम यूजेबल बनाने तक जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, वो असेट्स की कास्ट में ऐड होंगे, असेट्स अकाउंट में डेबिट होंगे। उसको नॉर्मल एक्सपेंसेस की तरह, रेवेन्यू एक्सपेंसेस की तरह कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्लियर है ना? इस पे बाद में अपन और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेम पॉइंट, एक वर्ड चेंज हुआ है। अब मशीनरी परचेज फ्रॉम गोपाल 10000, तो गोपाल से एक मशीन क्रेडिट पे परचेज करी 10000 की एंड कैरिज पेड ऑन इट 1000, और उस पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमने इमीडिएटली पेमेंट कर दिया 1000 हमारी जेब से। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि वो मशीन कितने की पड़ी आपको? तो मशीन परचेज करके उसको अपने प्रीमाइसेस तक लाने में जो एक्सपेंसेस हुए वो कैपिटल नेचर के हैं, असेट्स की कास्ट में ऐड होंगे। तो असेट्स की वैल्यू हो गई 10 + 1 11, तो मशीन में होगा 11 प्लस, इसमें से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 1000 हमने अभी इमीडिएटली पेड कर दिए हैं, तो केस में से माइनस 1000, तो 11000 की मशीन है, उसमें से 1000 का पेमेंट हो गया है। 10000 अभी भी मिस्टर गोपाल को पे करना बाकी है। तो लाइटिंग में क्रेडिटर्स प्लस 10000, तीन अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा। मशीन की कास्ट हो गई 11000, तो मशीन में प्लस 11000, उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 1000 इमीडिएटली पेड कर दिया है, केस में से माइनस, और इधर लाइटिंग में क्रेडिटर्स में से प्लस 10000, लाइटिंग में क्रेडिटर्स प्लस 10000, क्योंकि अभी 10000 मिस्टर गोपाल को पे करना बाकी है। क्लियर? नेट चेंज तो 10000, लाइटिंग में 10 प्लस में, और असेट्स में दो आइटम, एक में 11 प्लस हुए थे, एक में 1 माइनस में, मतलब नेट चेंज 10000, बोथ असेट्स एंड इन लाइटिंग इंक्रीज। गुड्स परचेज फ्रॉम आकाश 10000, नाम दिया मतलब क्रेडिट परचेज है, और यहाँ असेट्स नहीं है, गुड्स है। एंड कैरिज पेड बाय हिम ऑन आवर बिहाफ, और उस गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमारे कहने पे अभी मिस्टर आकाश ने पे किया है। तो मिस्टर आकाश को हमको गुड्स के 10000 भी देना है, और उसने जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमारे बिहाफ पे पेड करे हैं वो भी उसको 1000 देना है। तो आकाश को पेमेंट करना बाकी है 11000, तो लाइटिंग में क्रेडिटर्स में 11000 प्लस हो जाएंगे।
जबकि वो गुड्स है कितने का 10,000 का, तो स्टॉक में 10,000 प्लस हो गए, तो असेट सही है 10,000 की, जबकि क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है 11,000, तो 1,000 एक्स्ट्रा आएंगे, तो भैया वो एक्सपेंसेस के हैं, कैरेज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, और गुड्स को लाने के लिए जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस है मतलब सीधे कैपिटल में से माइनस होंगे। तो आकाश को 11,000 का पेमेंट करना है, जबकि गुड्स आया है 10,000 का, उस गुड्स को कैरी करने में 1,000 एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू नेचर का है, तो कैपिटल में से माइनस। इज इट क्लियर? Both assets and liabilities increased by 10,000. Net change 10,000. Goods purchased from Akash 10,000 and carriage paid 1,000. दो अलग-अलग ट्रांजैक्शन हुआ। मिस्टर आकाश से हमने गुड्स परचेज करा कि भैया तू तो तेरा माल भेज, खत्म कर मैटर। तो अभी क्रेडिट परचेज है, तो स्टॉक और क्रेडिटर्स में 10,000 प्लस, और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस था वो हमने हमारी जेब से इमीडिएटली पेमेंट कर दिया है। तो एक्सपेंसेस पेड 1,000, एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर का है, तो कैपिटल में से माइनस होगा, और चूंकि वो पेमेंट कैश कर दिया तो कैश में से भी 1,000 माइनस। तो गुड्स परचेज फ्रॉम आकाश 10,000, स्टॉक प्लस क्रेडिटर्स प्लस, कैरेज पेड 1,000, कैश माइनस कैपिटल माइनस। दो अलग-अलग ट्रांजैक्शन हो गए, 4 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा है। नेट चेंज इस डील में हुआ है 9,000 असेट्स एंड लायबिलिटी बोथ आर इंक्रीज्ड। लायबिलिटीज में 10 प्लस 1 माइनस 9 प्लस, असेट्स में भी 10 प्लस 9 1 माइनस 9 प्लस। क्लियर? डिस्पोज्ड ऑफ अ मशीनरी फॉर ₹4,000। हमने एक मशीन डिस्पोज्ड ऑफ कर दी। डिस्पोज्ड ऑफ कर दी मतलब हटा दी, गई, और पैसे आ गए कितने 4,000। इसका मतलब हमने मशीन को सेल करा। सिंपल वर्ड्स में बोले तो सोल्ड अ मशीनरी फॉर ₹4,000। एक मशीनरी 4,000 में सेल कर दी, तो असेट्स में से मशीन माइनस और असेट्स में कैश प्लस। लायबिलिटी साइड कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों इफेक्ट एक साइड, मतलब नो चेंज इन टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज। डिस्पोज्ड ऑफ अ मशीनरी टू श्याम, हमने श्याम को मशीनरी सेल करी, इसका मतलब नाम दिया है, मतलब क्रेडिट में सेल करी है। तो मशीन सेल करी है, तो मशीन में से माइनस असेट्स में से, और पार्टी से अभी पैसे आए नहीं है, लेना बाकी, लेना बाकी मतलब असेट्स डेटर्स। जिन पार्टी से हमको पेमेंट लेना है वो हमारा है डेटर्स, असेट्स। दोनों इफेक्ट असेट साइड, मशीन में से माइनस, डेटर्स में से प्लस। लायबिलिटी में नो चेंज। तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम सेल करते हैं तो उस असेट्स में से माइनस कैश प्लस, और यदि क्रेडिट में सेल करिए तो असेट्स में से माइनस डेटर्स प्लस। अमाउंट रिसीव्ड हो गया है तो कैश प्लस, अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ है, रिसीवेबल है, तो डेटर्स प्लस। लायबिलिटीज में नो चेंज, तो नेट चेंज इन टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज नील, नो चेंज इन टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज। बेड डेट्स, बेड डेट्स का मतलब होता है कि हमको जिन लोगों से पैसे लेना है, जिन लोगों से पैसे लेना है मतलब डेटर, डेटर्स मतलब असेट्स। तो हमको जिन पार्टी से डेटर्स से अमाउंट लेना है, उन पार्टीज में से कुछ पार्टीज की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गई है, अब उनसे वो अमाउंट रिकवरेबल नहीं है, वो रिकवर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है मतलब फाइनल डिसाइड हो गया कि वो पैसा अब नहीं आएगा, नहीं आएगा मतलब वो पैसा डूब गया, जिसको हम बोलते हैं बेड डेट्स। तो पार्टी से पैसा नहीं आएगा, तो भैया पार्टी से पैसा नहीं आएगा तो पार्टी के अकाउंट में से खत्म करो, माइनस करो, भूल जाओ। तो असेट्स में से डेटर्स माइनस, और वो जो पैसा नहीं आएगा वो बेड डेट्स हमारे लिए लॉस है, तो कैपिटल माइनस। तो कभी भी किसी डेटर्स से अमाउंट लेना है और उसमें से कुछ अमाउंट डूबता है तो डेटर्स माइनस कैपिटल माइनस, बेड डेट्स हमारे लिए लॉस है। नेट चेंज assets and liability decreased by 400। अब जिस पार्टी से पैसे लेना है, मान लो किसी पार्टी से मेरे को 3 साल पैसे लेना है, 3 साल पहले बिफोर 3 इयर्स कुछ अमाउंट लेना था, वो पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई थी, उससे पैसे नहीं आए थे, तो मैंने 3 साल पहले उस पार्टी का अकाउंट क्लोज कर दिया था, बंद कर दिया था, डेटर्स में से माइनस कैपिटल माइनस, बेड डेट्स। अब वो पार्टी अचानक आज मेरे को मिल गई और मेरे से कह रही भैया वो आपका अमाउंट देना था, नहीं लो। तो क्या मैं उस पार्टी को ऐसा बोल दूं कि भैया काहे को देने आए हैं, तेरा अकाउंट तो मैं बंद कर चुका हूं, उसको लॉस मान चुका हूं, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना।
भाई पार्टी पेमेंट करने आ गई है तो ले लो, और जैसे वो पैसे अपने हाथ में आएंगे अपन बोलेंगे ये ही कमाया। अपन ये नहीं बोलेंगे डेटर्स से अमाउंट इशू हुआ, अब अपन बोलेंगे बेड डेट्स की रिकवरी हुई है। तो पास्ट में कोई पैसा डूब गया था, बेड डेट्स था, इन फ्यूचर में जब उस अमाउंट की रिकवरी होगी मतलब बेड डेट्स रिकवर, पैसा आ गया है तो कैश प्लस और लाइटिज में कैपिटल प्लस, उसको वापस से इनकम मान लो, क्योंकि जब बेड डेट हुआ था तो अपन ने उसको लॉस मान के कैपिटल में से माइनस कर दिया था, ठीक है ना। पॉइंट पढ़ते हैं हम। एन अमाउंट प्रीवियसली रिटन ऑफ एज ए बेड डेट्स हैज नाउ बीन रिकवर्ड फ्रॉम मोहन एंड ओल्ड डेटर्स ऑफ रुपीस 700। तो मिस्टर मोहन जो हमारे पुराने डेटर्स थे उनसे पहले पैसे डूब चुके थे, आज वो पैसा रिकवर हो गया, बेड डेट्स रिकवर, कैश प्लस कैपिटल प्लस। तो जब भी बेड डेट्स की रिकवरी होगी तो कैश प्लस कैपिटल प्लस असेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ आर इंक्रीज बाय 700। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, गुड्स लॉस बाय फायर। तो सेल के अलावा कहीं पे भी गुड्स गया है, सेल के अलावा कहीं पे भी गुड्स गया है तो इक्वेशन में एक ही इफेक्ट आएगा, स्टॉक माइनस कैपिटल माइनस। सेल के अलावा अदर देन सेल्स कहीं पे भी कोई मटेरियल गया है, मटेरियल गुड्स गया है तो इक्वेशन में एक ही इफेक्ट आता है, स्टॉक माइनस कैपिटल माइनस। देखते हैं अपन। तो लॉस ऑफ कैश बाय फायर और थेफ्ट, आज हमारे यहाँ पे नगद पैसे रखे हुए थे जो चोरी हो गए या जल गए तो भैया कैश का लॉस हुआ। तो असेट्स में से कैश माइनस, लॉस हुआ है तो लायबिलिटी में से कैपिटल माइनस, बराबर है। तो यहां गुड्स नहीं है, यहां क्या है बेटे, कैश है। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स लॉस बाय फायर, जो मैंने बोला था 1000। तो भैया गुड्स गया तो असेट्स में से स्टॉक माइनस, लॉस हुआ है तो लायबिलिटी में कैपिटल माइनस। सेल के अलावा कहीं पे भी गुड्स गया है तो इक्वेशन में यही इफेक्ट आएगा, असेट्स में से स्टॉक माइनस, लायबिलिटी में से कैपिटल माइनस। चेक करते हैं अपन, कंटिन्यू। नेट चेंज बोथ आर डिक्रीज बाय 1000। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट 1000, स्टॉक माइनस कैपिटल माइनस। गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, हमने चैरिटी के रूप में कुछ गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है तो असेट्स में से स्टॉक माइनस। अब चूंकि चैरिटी भी तो हमारे लिए लॉस है तो कैपिटल माइनस, बराबर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज ए फ्री सैंपल, हमने फ्री सैंपल के रूप में कुछ गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करा है तो फ्री सैंपल के रूप में कुछ गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करा है तो असेट्स में से स्टॉक माइनस। अब वो फ्री सैंपल के रूप में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करा है तो वो एक तरह से हमारे लिए लॉस ही तो है। एडवर्टाइजमेंट का पार्ट हो गया कि हम लोगों को फ्री में यूज करने के लिए देते हैं, लोगों को हमारा प्रोडक्ट पसंद आएगा तो फ्यूचर में हमारे से वो प्रोडक्ट परचेस करके यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी तो हमारे लिए लॉस है, कैपिटल माइनस। प्रोप्राइटर विथड्रॉ ₹2000 फॉर पर्सनल यूज, तो प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए 2000 रुपए, 2000 रुपीस विथड्रॉ कराए तो क्या निकाला, कैश। तो असेट्स में से कैश माइनस, वो प्रोप्राइटर का अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट, तो जब भी वो घर से पैसे लाके लगाता है तो कैपिटल प्लस, और जब भी बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए कुछ भी चीज विथड्रॉ करेगा तो कैपिटल माइनस। ₹2000 विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, तो असेट्स में से कैश माइनस, लायबिलिटी में से कैपिटल माइनस। नेट चेंज -2000 बोथ आर डिक्रीज बाय 2000। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, अब यहां भी गुड्स गया, प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विथड्रॉ कराया तो असेट्स में से स्टॉक माइनस, और चूंकि प्रोप्राइटर ने विथड्रॉ कराया तो कैपिटल में से ही माइनस होगा। जैसा मैंने बोला था, गुड्स कभी भी सेल के अलावा कहीं पे भी जाएगा तो इक्वेशन में ये इफेक्ट आएगा, असेट्स में से स्टॉक माइनस, लायबिलिटी में से कैपिटल माइनस। अभी अपन ने इतने सारे पॉइंट देखे हैं, बराबर है ना।
ठीक है। प्रोप्राइटर ड्रॉ कैश ₹2000 एंड गुड्स ₹500। तो प्रोप्राइटर ने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए दो चीजें निकाली है, कैश 2000 का एंड गुड्स 500 का। टोटल ड्राइंग्स हो गई है 2500। तो अब असेट्स में से दो आइटम में से माइनस होंगे, कैश में से 2000 और स्टॉक में से 500। और प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए निकाला मतलब ड्राइंग्स मतलब कैपिटल में से माइनस 2500। तीन अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा। टोटल आइटम 2500 का प्रोप्राइटर ने विड्रॉ कराया, तो कैपिटल में से ड्राइंग्स 2500 माइनस, और वो आइटम जो थे वो दो आइटम में कैश था 2000 और स्टॉक था 500 का। तो असेट्स में से कैश और स्टॉक में से 500। नेट चेंज बोथ आर डिक्रीज बाय 2500। असेट्स और लायबिलिटीज में से 2500 माइनस। मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर बोल रहा हूं मैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना बढ़ता जाएगा और अकाउंटिंग करने में आपको उतना मजा आएगा और इजी लगेगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो आगे आपके लिए अप्रोच इजी होगी। और जितना टाइम आप यहाँ वेस्ट कर रहे हो, तो मैं इसको वेस्ट करना नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उससे 10 टाइम्स ज्यादा टाइम अपन फ्यूचर में अदर टॉपिक्स में बचाएंगे और कॉन्फिडेंटली। ठीक है, कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर मिलेंगे। अभी अपन इक्वेशन पे कंटिन्यू एक लेक्चर और लेंगे। क्लियर? थैंक यू।